पैसे की दुनिया में हर इंसान अपनी अपनी कहानी लेकर चलता है। किसी के लिए पैसा एक सुरक्षा है, किसी के लिए आजादी, किसी के लिए स्टेटस और किसी के लिए एक कभी न खत्म होने वाला खेल। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में हमें ये सिखाते हैं कि पैसा समझना सिर्फ गणित की बात नहीं है, ये इंसानी सोच, भावनाओं और व्यवहार की कहानी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा संभालने का मतलब है कि आपको स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज या इकोनॉमी की डीप नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन असल में पैसा चलाने की ताकत आपके माइंडसेट और आपके डिसीजंस में छिपी होती है। हाउसल हमें बताते हैं कि किसी का भी फाइनेंशियल बिहेवियर क्रेजी नहीं होता, बस वो उसकी अपनी कहानी और अनुभव का नतीजा होता है। सोचिए, एक इंसान जिसने अपने बचपन में गरीबी देखी हो, उसकी नजर में पैसा एक सुरक्षा कवच होगा। वहीं जिसने हमेशा अबंडेंस में जिया है, उसके लिए पैसा एक्साइटमेंट या एडवेंचर का जरिया हो सकता है। यही वजह है कि कोई शेयर मार्केट में रिस्क लेने से डरता है और कोई सारा पैसा एक रिस्की स्टार्टअप में लगा देता है। दोनों गलत नहीं हैं, बस उनकी सोच अलग है। मॉर्गन कहते हैं, नो वंस क्रेजी। हर किसी के पैसे के साथ डिसीजंस उसके जीवन के अनुभव, बचपन की यादों और उसके डर या उम्मीदों से जुड़े होते हैं। इसीलिए अगर हम दूसरों के फाइनेंशियल चॉइसेस को समझना चाहते हैं, तो हमें उनके नजरिए से सोचना सीखना होगा। अब बात आती है लक और रिस्क की। पैसा कमाने और खोने की कहानी में ये दोनों जुड़वा भाई हैं, एक बिना दूसरे के नहीं चलता। बिल गेट्स का उदाहरण लो। अगर वो उस स्कूल में न पढ़ते जहां एक कंप्यूटर था, तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी जन्म ही न लेता। ये लक थी। लेकिन वहीं उनका दोस्त केंट एवेंस, जो उतना ही ब्रिलियंट था, एक एक्सीडेंट में मर गया। ये रिस्क थी। हाउसल हमें बताते हैं कि हर सफलता और असफलता के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं होती, किस्मत और जोखिम की इनविजिबल रोल होती है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय हमें याद रखना चाहिए कि शायद उनके हिस्से की लक हमारे पास नहीं थी, और किसी की असफलता देखकर अहंकार में आने की बजाय ये भी सोचना चाहिए कि वो किसी रिस्क का शिकार हुआ। जिंदगी और इन्वेस्टिंग दोनों में लक और रिस्क को रिकॉग्नाइज करना ह्यूमिलिटी सिखाता है। ये हमें ग्राउंडेड रखता है और हमें दूसरों को और खुद को माफ करना सिखाता है, क्योंकि हर रिजल्ट में एक हिस्सा होता है हमारे कंट्रोल के बाहर का। अब जरा नेवर इनफ की बात करें। ये एक बहुत गहरा सबक है। इंसान के पास कितना भी पैसा क्यों न आ जाए, अगर उसे इनफ नहीं पता, यानी संतोष की सीमा, तो वो हमेशा खाली रहेगा। जॉन बोगल, वैनगार्ड के फाउंडर, की एक कहानी इस अध्याय में आती है। एक पार्टी में दो लेखक थे, कर्ट वोनेगट और जोसेफ हेला। वोनेगट ने मजाक में कहा कि इस पार्टी के होस्ट ने एक दिन में इतना कमा लिया जितना हेला ने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। हेला ने मुस्कुराकर कहा, यस, बट आई हैव समथिंग ही विल नेवर हैव, इनफ। यही इनफ जानना ही असली अमीरी है। हाउसल राजत गुप्ता और बर्नी मदोफ जैसे लोगों की कहानी भी बताते हैं, जिन्होंने सब कुछ हासिल किया, लेकिन इनफ का मतलब नहीं समझा और अंत में सब कुछ खो दिया। उनकी ग्रीड ने उन्हें अंधा बना दिया। जरूरत से ज्यादा पाने की चाहत अक्सर इंसान को विनाश की ओर ले जाती है। पैसा कभी खुशी नहीं देता अगर उसे पाने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इसलिए असली सक्सेस ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि ये है कि आप कब रुक सकते हैं और कह सकते हैं, अब मेरे पास इनफ है। अब एक और दिलचस्प इंसाइट, कंपाउंडिंग का जादू। जैसे बर्फ की चादर हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती है और अंत में एक पूरा हिमयुग, आइस एज, बना देती है, वैसे ही छोटे छोटे निवेश और कंसिस्टेंट रिटर्न से धन एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। वॉरेन बफेट इसका जिंदा उदाहरण है। उनकी नेट वर्थ का ज्यादातर हिस्सा 50 की उम्र के बाद बना, क्योंकि कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए और बफेट ने उसे वो टाइम दिया। जिम साइमंस जैसे इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन कम समय के कारण उनका वेल्थ बफेट जितना नहीं बढ़ सका। हाउसल कहते हैं, गुड इन्वेस्टिंग इजंट अबाउट अर्निंग द हाईएस्ट रिटर्न्स, इट्स अबाउट अर्निंग प्रीटी गुड रिटर्न्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। कई लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में रिस्की डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन बफेट की फिलॉसफी सिंपल है, धीरे चलो पर टिके रहो। कंपाउंडिंग को समय दो और उसे बीच में मत तोड़ो। यही कारण है कि इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, रेस नहीं। अब बात करते हैं गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी की। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे संभाल कर रखना एक आर्ट है। बहुत से लोग अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन उसे टिकाए नहीं रख पाते। इसके लिए दो क्वालिटीज चाहिए, फ्रेगैलिटी, सादगी, और पैरानोआ, सतर्कता।
जैसे लिवरमोर जैसे लोग 1929 में मार्केट क्रैश से अमीर बने, लेकिन कुछ साल बाद सब कुछ खो बैठे, क्योंकि उन्होंने समझा नहीं कि स्टेइंग वेल्दी के लिए सर्वाइवल जरूरी है। हाउसल कहते हैं, द गोल इज नॉट टू गेट रिच फास्ट बट टू स्टे रिच लॉन्ग इनफ। आपको हमेशा थोड़ा डर और सावधानी अपने साथ रखनी चाहिए। फाइनेंशियल अनब्रेकेबिलिटी यानी ऐसा सिस्टम बनाना जो टूटे नहीं, भले ही दुनिया हिल जाए। अपने पैसे में रूम फॉर एरर रखना यानी हमेशा थोड़ा बफर रखना, ताकि अगर गलती हो जाए तो आप गिरकर उठ सको। इसीलिए इन्वेस्टिंग में कभी अपने सारे एग्स एक बास्केट में मत डालो। थोड़ा रिस्क लो, लेकिन इतना नहीं कि एक गलती से सब खत्म हो जाए। अब आता है टेल्स यू विन, यानी वो रेयर मोमेंट्स जो सब बदल देते हैं। इन्वेस्टिंग की दुनिया में ज्यादातर रिटर्न्स कुछ गिने चुने इन्वेस्टमेंट्स से आते हैं। जैसे वेंचर कैपिटल फर्म्स 100 स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं, पर सिर्फ 3 या 4 ही उन्हें बिलियनर बनाते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। लेकिन वो कुछ टेल इवेंट्स ही उनकी पूरी स्टोरी लिख देते हैं। Amazon, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये सब ऐसे टेल्स हैं जिनने दुनिया बदल दी। हाउसल कहते हैं, यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्चून। इसलिए हर फेलियर से घबराओ मत। सक्सेस कई बार सिर्फ 10 में से 1 कोशिश का नतीजा होती है। जरूरी है कि आप खेल में बने रहो, कोशिश करते रहो और पेशेंस रखो। हर बड़े इन्वेस्टर की कहानी में ये कॉमन पैटर्न है। वो बार बार असफल हुए पर रुके नहीं। बस जब पैसा बनाना और बचाना समझ लिया तो सवाल है, आखिर क्यों? इसका जवाब आता है फ्रीडम में। पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, ये कंट्रोल है, अपनी लाइफ पर कंट्रोल। असली अमीरी तब है जब आप सुबह उठकर कह सको, आज मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा लक्जरी आइटम है टाइम फ्रीडम। मॉर्गन बताते हैं कि हैप्पीनेस का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है कंट्रोल ओवर योर टाइम। डरक सिवर्स की कहानी इसका उदाहरण है। उन्होंने अपने स्टार्टअप को बेचकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल की और फिर अपनी पसंद का काम किया, म्यूजिक लिखा, ट्रैवल किया और खुश रहे। पैसा आपको लक्जरी तो दे सकता है, लेकिन असली खुशी देता है ऑटोनॉमी, यानी अपने दिन और अपने डिसीजंस पर अधिकार। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत से लोग हाई पेइंग जॉब्स में हैं, लेकिन उनके पास अपना वक्त नहीं। उनके पास पैसा है पर आजादी नहीं। हाउसल कहते हैं, मनीज ग्रेटेस्ट वैल्यू इज इट्स एबिलिटी टू गिव यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। इसलिए पैसा सिर्फ कमाने का नहीं, बल्कि कंट्रोल और चॉइसेस का जरिया होना चाहिए। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है। और जब हम पैसे से आजादी की बात करते हैं तो एक पैराडॉक्स सामने आता है, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब हम किसी को शानदार कार में देखते हैं तो सोचते हैं, वाह कितना सक्सेसफुल होगा ये इंसान। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी उस आदमी को एडमायर नहीं कर रहा होता, सब कार को देख रहे होते हैं। यानी लोग उस व्यक्ति की नहीं, उसके सिंबल्स की तारीफ करते हैं। हम लक्जरी चीजें इसलिए खरीदते हैं कि लोग हमें एडमायर करें, लेकिन लोग असल में खुद को एडमायर करने की कल्पना कर रहे होते हैं। हाउसल कहते हैं, रिस्पेक्ट पैसे से नहीं, कैरेक्टर से आता है। जो लोग सच्चे, दयालु और ग्राउंडेड होते हैं, वो दूसरों के दिल में जगह बनाते हैं, न कि महंगे कार या घर से। इसलिए पैसा स्टेटस दिखाने का नहीं, कंफर्ट और पीस देने का जरिया होना चाहिए। अब जरा सोचो, अमीरी असल में दिखती कहाँ है? यही अगला इंसाइट है, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। अमीरी वो नहीं जो आप दिखाते हो, वो है जो आप छिपाते हो। आपके सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फ्रीडम। कोई व्यक्ति जिसकी लाइफस्टाइल बहुत फ्लैशी है, जरूरी नहीं कि वो वेल्दी हो। अक्सर वो सिर्फ रिच होता है, यानी उसके पास इनकम है पर एसेट्स नहीं। वेल्दी वो होता है जो अपनी इनकम में से ज्यादा बचा ले और उसे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करे। मॉर्गन एक एग्जाम्पल देते हैं, कोई आदमी पॉश चलाता है लेकिन उसका लोन बाकी है। दिखने में वो सक्सेसफुल है पर अंदर से टूट रहा है। दूसरी ओर कोई साधारण कपड़े पहनने वाला व्यक्ति क्वाइटली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता रहता है, वही असली अमीर है। अमीरी का मतलब है ऑप्शनैलिटी, यानी आपके पास फ्यूचर में चॉइस हो। पैसे का सबसे बड़ा फायदा है कि वो आपको नो कहने की ताकत देता है। और फिर आता है सेव मनी का प्रिंसिपल। बहुत लोग सोचते हैं कि अमीरी का राज है हाई इनकम या बेस्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, लेकिन हाउसल बताते हैं, वेल्थ इज क्रिएटेड बाय सेविंग नॉट जस्ट अर्निंग। पैसे बचाना किसी स्किल से नहीं, सोच से आता है। सेविंग सिर्फ बैंक में जमा करना नहीं, बल्कि अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना है। जितना कम चाहोगे उतना ज्यादा बचाओगे,
अक्सर लोग सोचते हैं कि सेविंग किसी स्पेसिफिक गोल के लिए करनी चाहिए, जैसे घर, कार या रिटायरमेंट। लेकिन मॉर्गन कहते हैं सेव फॉर नो रीजन, क्योंकि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। सेविंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, कंट्रोल देती है और इमरजेंसीज में ऑप्शंस देती है। जब बाकी लोग परेशान होंगे, आपके पास चॉइस होगी, और वही असली लक्ष्मी है। पैसा बचाना सीखने के बाद अगला कदम है समझदारी से खर्च करना, और इस पर मॉर्गन हाउसल का एक बड़ा संदेश है। हर इंसान को रीजनेबल बनना चाहिए, रैशनल नहीं। अब यह सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि पैसे के मामलों में तर्क से सोचो, भावनाओं से नहीं। लेकिन हाउसल कहते हैं कि इंसान कोई मशीन नहीं है। हम इमोशंस, हैबिट्स और फियर्स से बने हैं। अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन आपको इमोशनली शांति देता है, तो वो आपके लिए सही है, भले ही वो मैथमेटिकली परफेक्ट ना हो। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपना लोन जल्दी चुका देता है, जबकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। प्योर रैशनल लॉजिक कहेगा कि वो पैसा इन्वेस्ट करो, लेकिन उसके लिए पीस ऑफ माइंड ज्यादा कीमती है। यही रीजनेबल होना है, वो करना जो प्रैक्टिकली आपके लिए सही है, न कि जो कैलकुलेटर कहता है। हाउसल इस बात को जूलियस वैगनर जॉरेक की कहानी से समझाते हैं, जिसने मरीजों का इलाज मलेरिया के बुखार से किया ताकि उनका सिफिलिस ठीक हो सके। यह डेंजरस था, लेकिन काम कर गया। यही बात फाइनेंस पर लागू होती है। हर चीज में परफेक्ट रैशनैलिटी ढूंढना जरूरी नहीं, कभी कभी थोड़ी मानवीय गलती भी जरूरी होती है ताकि आप सिस्टम में टिके रहें। कोई इन्वेस्टर हमेशा मैथमेटिकली परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो इमोशनली बैलेंस्ड है, तो वो लंबे समय तक टिकेगा। मार्कोविट्स नाम के नोबेल लॉरिएट ने एक बार कहा था कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते समय कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल नहीं चलाया। उन्होंने बस ये सोचा कि कौन सा ऑप्शन उन्हें फ्यूचर रिग्रेट से बचाएगा। यही रीजनेबल इन्वेस्टिंग है। इसका मतलब है, ऐसा रास्ता चुनो जो आपको रात में चैन से सोने दे। अब जरा सोचो, जब सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता, तब क्या होता है? तब आता है सरप्राइज, वो रियलिटी चेक जो हर इन्वेस्टर को कभी न कभी मिलता है। हाउसल कहते हैं कि दुनिया का सबसे कॉमन इवेंट है समथिंग दैट नेवर हैपेंड बिफोर, यानी सरप्राइज हमेशा होंगे। इतिहास को देखकर हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिस्ट्री खुद सरप्राइजेस की कहानी है। किसी ने 2008 की क्राइसिस नहीं देखी थी, किसी ने 2020 की पैंडेमिक नहीं सोची थी, लेकिन ये सब हुआ। इसलिए इन्वेस्टिंग और लाइफ दोनों में अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना सबसे बड़ा विजडम है। लोग अक्सर कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन हाउसल कहते हैं हिस्ट्री नेवर रिपीट्स, इट जस्ट राइम्स, यानी पैटर्न्स दिखते हैं पर परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसलिए पुराने डेटा को देखकर फ्यूचर तय करना एक इल्यूजन है। दुनिया लगातार इवॉल्व हो रही है, और जो चीज कल काम करती थी वो आज फेल हो सकती है। इसीलिए एक अच्छे इन्वेस्टर को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, न कि कॉन्फिडेंट कि वो सब जानता है। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी से निपटने का जवाब है रूम फॉर एरर रखना, यानी अपने फाइनेंशियल प्लान्स में सेफ्टी मार्जिन बनाना। बिल्कुल वैसे जैसे कोई कार्ड खिलाड़ी अपनी सारी रकम एक हाथ में नहीं लगाता। बेंजामिन ग्राहम ने कहा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि अगर आपकी कैलकुलेशन गलत भी हो जाए तो भी आप सरवाइव कर सको। हाउसल कहते हैं कि यह कॉन्सेप्ट सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं, जिंदगी के हर फैसले में लागू होता है। चाहे घर खरीदना हो, नौकरी छोड़नी हो या रिटायरमेंट प्लान बनाना, हमेशा थोड़ा बफर रखो, क्योंकि कोई भी प्लान वैसा नहीं चलता जैसा हमने बनाया था। हम सबको सर्टेनिटी पसंद है, लेकिन जिंदगी सर्टेनिटी नहीं देती। इसी वजह से सेविंग्स इतनी जरूरी हैं। वो आपके लिए रूम फॉर एरर बनती हैं। जब सब कुछ खराब हो जाए, तब वही कुशन काम आता है। बिल गेट्स के पास माइक्रोसॉफ्ट शुरू करते वक्त भी इतना कैश रिजर्व था कि कंपनी 12 महीनों तक बिना ₹1 की बिक्री के सरवाइव कर सकती थी। यही सर्वाइवल माइंडसेट है। रिस्क का असली मतलब यही है, आप तब भी खेल में बने रहो जब बाकी सब हार मान लें। और ये तभी संभव है जब आपने अपनी स्ट्रैटेजीज में एरर के लिए जगह छोड़ी हो। इसलिए हमेशा सोचो कि अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो क्या मैं टिक पाऊंगा? अगर हाँ, तो वही सही प्लान है। अब बात करते हैं इंसान की सबसे बड़ी गलती, ये सोचना कि हम हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं। यूल चेंज, यानी हम खुद समय के साथ बदलते हैं, पर हमें लगता है कि हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारे गोल्स हमेशा एक जैसे रहेंगे। इसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहा जाता है। लोग 20 की उम्र में जो सपने देखते हैं, 40 में वो बदल जाते हैं, लेकिन प्लानिंग वो 20 की सोच से करते हैं।
यही वजह है कि बहुत लोग मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार होते हैं। हाउसल अपने एक दोस्त की कहानी बताते हैं जिसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन जब वो बना तब उसे एहसास हुआ कि वो उतना खुश नहीं है जितना उसने सोचा था। यह लेसन है कि गोल्स बदलते हैं और हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। पैसा ऐसा होना चाहिए जो हमें बदलने की आजादी दे, न कि बंधन में बांधे। अगर आपकी लाइफ प्लान में चेंज की जगह नहीं है तो वो प्लान टिकाऊ नहीं है। हाउसल कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सट्रीम मत अपनाओ। बहुत कॉन्जर्वेटिव या बहुत एग्रेसिव बनना दोनों नुकसानदेह है। बैलेंस बनाओ, थोड़ा रिस्क लो, थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा सेव करो, और सबसे जरूरी अपने पास्ट डिसीजन से इतना जुड़ो मत कि वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक दें। संक कॉस्ट को छोड़ना सीखो। जो चीज अब काम नहीं कर रही उसे छोड़कर आगे बढ़ो। अब आता है एक और बड़ा ट्रूथ, नथिंग्स फ्री। दुनिया में हर चीज की कीमत है। आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना फ्री है, लेकिन उसका प्राइस है अनसर्टेनिटी, स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स। हर रिवॉर्ड का अपना प्राइस टैग होता है, बस वो टैग दिखाई नहीं देता। हाउसल कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा प्राइस है वॉलेटिलिटी को सहना। जब मार्केट नीचे जाए तब पैनिक न होना ही आपकी फीस है। बहुत से लोग ये कीमत नहीं चुकाना चाहते, इसलिए वो जल्दी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो ये इमोशनल प्राइस चुकाता है वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। जैसे जिम जाने की कॉस्ट होती है पेन और एफर्ट, वैसे ही फाइनेंशियल सक्सेस की कॉस्ट पेशेंस और डिसिप्लिन। और अगर आप वो प्राइस देने को तैयार नहीं तो आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा। इसलिए मार्केट से डरना नहीं, उसे एक फी मानो, फाइन नहीं, क्योंकि फाइन आपको गलती के लिए दिया जाता है, लेकिन फी सीखने के लिए। अब सोचो, जब इतने प्रिंसिपल्स समझ आ गए तो भी लोग गलत क्यों करते हैं? क्योंकि हर इंसान यू एंड मी की साइकोलॉजी में फंसा होता है। मॉर्गन बताते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स में हर कोई अलग खेल खेल रहा है। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कोई बस एक्साइटमेंट के लिए इन्वेस्ट करता है, कोई रिटायरमेंट के लिए। लेकिन गलती तब होती है जब हम दूसरों के रूल्स अपने गेम में लागू करने लगते हैं। .com बबल और 2008 हाउसिंग बबल इसलिए फूटे क्योंकि लोग एक दूसरे को देखकर डिसीजंस लेने लगे। किसी ने प्रॉफिट कमाया, बाकी सब भी उसी गेम में कूद पड़े, पर सबके गोल्स, टाइमलाइंस और रिस्क कैपेसिटी अलग थे। यही मिसमैच डिस्ट्रक्शन का कारण बना। इसलिए हाउसल कहते हैं, नो व्हाट गेम यू आर प्लेइंग। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेली मार्केट नॉइज से परेशान मत हो। जो ट्रेडर्स कर रहे हैं वो उनका गेम है, आपका नहीं। हर इंसान के डिसीजंस उसके पर्सनल गोल्स से निकलते हैं। किसी के लिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जरूरी है, किसी के लिए पीस ऑफ माइंड। इसलिए दूसरों से कंपैरिजन छोड़ो और अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस तय करो। वही सस्टेनेबल वेल्थ का रास्ता है। अब जरा सोचो, क्यों ज्यादातर लोग नेगेटिव खबरों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं? क्योंकि पेसिमिज्म हमें ज्यादा स्मार्ट लगता है। यही दी सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म की कहानी है। हम सबके अंदर डर गहरा बैठा है, इसलिए जब कोई कहता है मार्केट क्रैश होने वाला है, हम तुरंत ध्यान देते हैं। लेकिन जब कोई कहता है भविष्य अच्छा होगा तो हमें वो नाइव लगता है। हाउसल बताते हैं कि पेसिमिस्ट की बातें क्रेडिबल लगती हैं क्योंकि वो इमीडिएट पेन से जुड़ी होती हैं। प्रोग्रेस धीरे होती है पर डिस्ट्रक्शन अचानक। कोई भी खबर मार्केट गिरा ज्यादा असर करती है, जबकि मार्केट धीरे धीरे रिकवर हुआ हमें बोरिंग लगती है। लेकिन सच ये है कि इंसानियत का पूरा इतिहास लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म की कहानी है। वर्ल्ड वॉर्स, पैंडेमिक्स, रिसेशंस, सबके बावजूद दुनिया आज पहले से ज्यादा अमीर और सुरक्षित है। ट्रू ऑप्टिमिज्म का मतलब अंधी पॉजिटिविटी नहीं है। इसका मतलब है सेटबैक्स को स्वीकार करना, लेकिन भरोसा रखना कि लॉन्ग रन में चीजें सुधरेंगी। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर क्राइसिस के बाद रिकवरी। इसलिए पेसिमिज्म की लत से बचो। अगर आप हर समय डर में जियोगे तो अपॉर्चुनिटीज चूक जाओगे। अब हाउसल एक बहुत दिलचस्प अध्याय में कहते हैं, When you'll believe anything, लोग तब कुछ भी मान लेते हैं जब वो डर या उम्मीद से भरे होते हैं। जब 2007 में सबको लगा कि हाउसिंग प्राइसेस हमेशा बढ़ेंगे, सबने अंधाधुंध लोन्स लिए। 2 साल बाद वही लोग डिप्रेशन में चले गए जब प्राइसेस गिरे। असली बदलाव नंबर्स में नहीं था, नैरेटिव्स में था। 2007 में कहानी थी रियल एस्टेट कभी नहीं गिरेगा। 2009 में कहानी थी सिस्टम कोलैप्स हो गया। यही स्टोरीज लोगों की डिसीजंस चलाती हैं। मनुष्य फैक्ट्स नहीं, स्टोरीज पर चलता है।
जब कोई स्टोरी हमारी इच्छा से मेल खाती है, हम उसे सच मान लेते हैं। इसीलिए लोग जल्दी अमीर बनने वाले प्लान्स पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके सपनों से मेल खाते हैं। पर असली विजडम है खुद से सवाल पूछना, क्या ये सच है या सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है? हर इंसान अपने खाली स्पेसेस को कहानी से भरता है, और यही बायस फाइनेंशियल मार्केट्स में भी चलता है। इसलिए स्केप्टिसिज्म जरूरी है, पर सिनिसिज्म नहीं। हाउजल कहते हैं, बी स्केप्टिकल ऑफ स्टोरीज दैट प्रॉमिस सर्टेनिटी। दुनिया अनसर्टेनिटी से भरी है, और जो इसे समझता है वही पैसे का असली साइकोलॉजी मास्टर करता है। अब तक हमने जाना कि पैसा कमाना, बचाना और बढ़ाना सब कुछ इंसानी सोच और व्यवहार से जुड़ा है। लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब आप इन सब लेसन्स को ऑल टुगेदर नाउ यानी एक साथ जोड़ पाते हैं। मॉर्गन हाउजल कहते हैं कि पैसे की समझ कोई फॉर्मूला नहीं है, यह एक एटीट्यूड है। हर किसी की जिंदगी अलग है, गोल्स अलग हैं, एक्सपीरियंसेस अलग हैं। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजंस भी अलग होने चाहिए। जैसे एक डॉक्टर अपने हर मरीज का इलाज उसकी स्थिति देखकर करता है, वैसे ही हर व्यक्ति को अपनी फाइनेंशियल लाइफ अपने कंफर्ट और वैल्यूज के हिसाब से डिजाइन करनी चाहिए। किसी और का ब्लूप्रिंट अपनाने से बेहतर है कि आप अपना खुद का रास्ता बनाएं। हाउजल इस पॉइंट को एक कहानी से समझाते हैं, क्लैरेंस ह्यूग्स नाम के मरीज की, जिसे उसके डेंटिस्ट ने बिना पूछे सारे दांत निकाल दिए क्योंकि डॉक्टर को लगा कि यही सही है। परिणाम, ह्यूग्स को बहुत ट्रॉमा हुआ। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी एडवाइजर, चाहे डॉक्टर हो या फाइनेंशियल प्लानर, तब तक सही सलाह नहीं दे सकता जब तक वो आपकी प्रायोरिटीज नहीं समझता। इसी तरह अगर आप किसी और के पैसों के गोल को अपना बना लेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। अब मॉर्गन कुछ प्रैक्टिकल लेसन साझा करते हैं जो उनकी किताब का हार्ट है। पहला लेसन है ह्यूमिलिटी एंड फॉरगिवनेस। पैसा अनप्रेडिक्टेबल है और इसमें लक और रिस्क दोनों का बड़ा रोल है। इसलिए खुद को और दूसरों को माफ करना सीखो। कभी आप जीतोगे, कभी हारोगे, ये नॉर्मल है। असली बुद्धिमानी ये है कि आप अपने कंट्रोल में जो है उस पर फोकस करें, जो कंट्रोल में नहीं है उसे स्वीकार करें। दूसरा लेसन है वेल्थ ओवर ईगो। ईगो आपको दिखावा करने पर मजबूर करता है, वेल्थ आपको शांति देती है। जब आप दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने लिए नहीं जी रहे होते। अमीरी का मतलब है चॉइसेस होना, न कि दूसरों की नजरों में बड़ा दिखना। अपने खर्चों को अपनी इनकम से कम रखो और उस अंतर को सेव करो, यही असली फॉर्मूला है। पोर्टफोलियो को इस तरह बनाओ कि वो आपकी नींद न छीन ले। पैसा शांति के लिए है, बेचैनी के लिए नहीं। तीसरा लेसन है स्लीप वेल एट नाइट प्रिंसिपल। पैसे का मतलब एंजाइटी नहीं, पीस होना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको रात में जगाए रखती है तो वो आपके लिए सही नहीं है। हर व्यक्ति की रिस्क टॉलरेंस अलग होती है। किसी के लिए 50% लॉस सहना आसान है, किसी के लिए 10% भी मुश्किल। फिर आता है लॉन्ग टाइम हराइजन, यानी समय को अपना साथी बनाना। टाइम सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है। मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, उसे साथ लेकर चलो। कंपाउंडिंग तब ही काम करती है जब आप टिके रहो। शॉर्ट टर्म में केओस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड। इसलिए हाउजल कहते हैं, द बिगेस्ट एडवांटेज यू कैन हैव इज अ लॉन्ग टाइम हराइजन। जितना ज्यादा समय आप निवेश को देंगे उतना ही वो आपकी मेहनत को मल्टीप्लाई करेगा। पांचवा लेसन है एक्सेप्ट फेलियर ग्रेसफुली। हर डिसीजन सफल नहीं होगा, कई इन्वेस्टमेंट्स फेल होंगी, कुछ गैम्बल गलत होंगे, लेकिन जरूरी है कि आप पूरे सिस्टम को देखें, इंडिविजुअल रिजल्ट्स को नहीं। अगर आपकी 10 में से 7 डिसीजंस सही निकलती हैं, तो आप जीत रहे हैं। यही इन्वेस्टर्स जैसे बफेट और बेजोस का मंत्र है, यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्चून। छठा है यूज मनी टू गेन टाइम, नॉट थिंग्स। असली लक्ष्य कार या बंगला नहीं, बल्कि कंट्रोल है, अपने दिन का, अपने स्केड्यूल का। पैसा कमाने की कोशिश में अगर आपने अपनी फ्रीडम खो दी तो आपने सबसे बड़ा लॉस झेला है। इसलिए अपने पैसे को ऐसे इस्तेमाल करो कि वो आपको ज्यादा चॉइसेस दे, यस और नो कहने की ताकत दे। यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सार है। सातवां लेसन है सेव विदाउट रीजन। पैसा सिर्फ किसी गोल के लिए नहीं बचाना चाहिए। जीवन अनप्रेडिक्टेबल है, कभी इलनेस, कभी जॉब लॉस, कभी न्यू अपॉर्चुनिटी। सेविंग्स आपके लिए ऑप्शन बनाती है। ये एक सेफ्टी नेट है जो आपको किसी भी क्राइसिस में संभालती है। हाउजल कहते हैं, सेविंग्स आर फ्रीडम, और वो फ्रीडम सिर्फ इमरजेंसीज में काम नहीं आती, बल्कि क्रिएटिविटी और ग्रोथ को भी एनेबल करती है। आठवां लेसन, बी रेडी टू पे द प्राइस।
हर सक्सेस की अपनी कॉस्ट होती है। अगर आप मार्केट वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते तो स्टॉक मार्केट में रहना आपकी गलती है। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते तो कंपाउंडिंग का जादू नहीं देख पाओगे। हर रिवॉर्ड के पीछे एक प्राइस है, डर, अनिश्चितता, समय और कभी कभी बोरियत। लेकिन अगर आप वो कीमत देने को तैयार हो तो रिवॉर्ड अवश्य मिलेगा। नौवां लेसन है, ऑलवेज लीव रूम फॉर एरर। अपने प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखो। दुनिया बदलती रहती है और आपका प्लान भी बदलना चाहिए। जो लोग बहुत रिजिड होते हैं वो पहली क्राइसिस में टूट जाते हैं। जैसे एक पेड़ जो झुक सकता है, तूफान में टिक जाता है, वैसे ही फ्लेक्सिबल इंसान सरवाइव करता है। 10वां है, अवॉइड एक्सट्रीम्स। बहुत ज्यादा रिस्क या बहुत ज्यादा सुरक्षा, दोनों गलत हैं। एक्सट्रीम डिसीजंस बहुत बार रिग्रेट देते हैं। मिडिल पाथ ही सही है, जहां आप ग्रोथ भी पा रहे हैं और स्टेबिलिटी भी। 11वां, डिफाइन योर ओन गेम। हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग है। कोई 25 में रिटायर होना चाहता है, कोई 65 में भी काम करना पसंद करता है। कोई ट्रैवल के लिए बचाता है, कोई बच्चों की एजुकेशन के लिए। अपने वाई को पहचानो। अगर आपको पता ही नहीं कि आप क्यों कमा रहे हैं तो कोई भी अमाउंट इनफ नहीं होगा। जब आप अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस तय कर लोगे तो कंपैरिजन अपने आप खत्म हो जाएगा। और आखिर में, रिस्पेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइनेंस। पैसा सिंपल दिखता है लेकिन ये साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी का मिश्रण है। हर इंसान का पैसा संभालने का तरीका अलग होगा और वो ठीक है। दूसरों को जज मत करो और खुद को भी कठोरता से मत आंकना। इन सारे लेसन्स के बाद मॉर्गन हाउसल अपने पर्सनल कन्फेशंस साझा करते हैं। अपने जीवन से वो बताते हैं कि उन्होंने पैसा कभी लक्ष्यूरी के लिए नहीं चाहा, बल्कि इंडिपेंडेंस के लिए चाहा। उनके माता पिता ने सादा जीवन जिया और यही सिंप्लिसिटी उन्होंने अपनाई। उनकी और उनकी पत्नी की फिलॉसफी है, कम में सुकून। उन्होंने अपना घर बिना मॉर्गेज के खरीदा क्योंकि वो डेट फ्री रहने का पीस किसी भी रिटर्न से ज्यादा मानते हैं। वो ज्यादा कैश रखते हैं ताकि मार्केट क्रैश में भी उन्हें पैनिक न हो। उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल सिंपल है, इंडेक्स फंड्स में कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट, हाई सेविंग्स रेट और लॉन्ग टर्म पेशेंस। वो कहते हैं कि वो कोई परफेक्ट इन्वेस्टर नहीं, लेकिन उन्हें अपने डिसीजंस पर सुकून है। यही उनकी विक्ट्री है, क्योंकि अंत में पैसा आपको तभी खुशी देगा जब वो आपकी वैल्यूज के साथ मेल खाएगा। हाउसल एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, मनीज ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू इज इट्स एबिलिटी टू गिव यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। यानी पैसे की असली कीमत उस आजादी में है जो वो आपको देता है, अपने दिन, अपने डिसीजंस, अपनी डायरेक्शन तय करने की। वो ये भी स्वीकार करते हैं कि हर इंसान की जर्नी अलग है। कोई पैसा स्टेटस के लिए कमाता है, कोई सुरक्षा के लिए, कोई पर्पस के लिए, और सबके लिए एक ही फॉर्मूला काम नहीं करता। इसलिए वो कहते हैं, फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड स्टिक विद इट। क्योंकि असली आर्ट ये नहीं कि कौन सबसे ज्यादा कमा ले, बल्कि ये है कि कौन सबसे ज्यादा टिके रह सके बिना अपनी मेंटल पीस खोए। पैसे की साइकोलॉजी हमें यह नहीं सिखाती कि नंबर्स कैसे मल्टीप्लाई करें, बल्कि यह सिखाती है कि इमोशंस कैसे मैनेज करें। डर, लालच, अहंकार, कंपैरिजन, ये 4 चीजें हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। और जब हम इनसे ऊपर उठ जाते हैं तो पैसे पर हमारा कंट्रोल आ जाता है, न कि पैसे का हम पर। मॉर्गन की यह किताब आखिर में हमें ये सिखाती है कि पैसा कभी गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि टूल होना चाहिए। एक ऐसा टूल जो आपको बेटर लाइफ दे, पीस दे, चॉइस दे और अपनी स्टोरी खुद लिखने की आजादी दे। अगर आपके पास करोड़ों हों लेकिन मन अशांत हो तो वो वेल्थ नहीं, बंधन है। लेकिन अगर आपके पास इतना है कि आप खुद के लिए निर्णय ले सको, अपनी फैमिली के साथ समय बिता सको, अपने वैल्यूज के अनुसार जी सको, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। किताब का सार यही है, पैसा उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वो आपकी लाइफ को बेटर बनाता है। पैसे की दौड़ में खुद को मत खो देना, कंपेयर मत करना, कॉम्पीट मत करना, बस अपने इनफ को पहचानो। क्योंकि जब आपको समझ आ जाता है कि मेरे लिए कितना काफी है, तभी असली शांति शुरू होती है। और यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी का अल्टीमेट मैसेज है। पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, समझने की चीज है। जो इसे समझ लेता है वो न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम पाता है, बल्कि इमोशनल फ्रीडम भी। तो जब अगली बार आप किसी को लक्जरी कार में देखें, किसी के सक्सेस की कहानी सुने या मार्केट के उतार चढ़ाव से डरें, तो याद रखें, हर किसी का गेम अलग है, हर किसी की किस्मत अलग है और हर किसी का इनफ भी अलग है। पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं।
वही असली बुद्धिमानी है। वही द साइकोलॉजी ऑफ मनी का दिल है।